ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ जो है बायोडाइवर्सिटी का रिसेंटली जो है लॉस भी काफ़ी एक कॉमन फेनोमेना रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस के क्या क्या कॉजेज़ हैं। नो, बायोडाइवर्सिटी इज़ एसेंशियल फॉर आवर ओन सर्वाइवल। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए जो है एसेंशियल है, और हम लोग जो है अब इन कॉजेज़ को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन जैसे एक मेजर कॉज हो गया। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया? द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का सफाया, जंगल के पेड़ों को काट के, तो जंगलों का सफाया एक बड़े एरिया में जो है, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ओके, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर ए वाइड एरिया। अब डिफॉरेस्टेशन जो है वो इन निम्नलिखित जो है वजहों से हुआ है, जैसे कि टू बिल्ड होम्स, फैक्ट्रीज, रोड्स एंड डैम्स फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी के लिए जो है घर, फैक्ट्री, सड़क और डैम वगैरह बनाने में के लिए जो है डिफॉरेस्टेशन होता है। या फिर टू ऑब्टेन वुड एज फ्यूल एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड पेपर। ओके, जलावन के लिए या फिर फर्नीचर और कागज़ बनाने के लिए जो है लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है। इसके अलावा जो है टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड टू एंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जो फसल उपजाई जाएगी उसके लिए ज़्यादा जो है खेती की ज़मीन हासिल करने के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है। और इसके अलावा जो है डिफॉरेस्टेशन होता है फॉर माइनिंग ऑफ मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड ओर्स, राइट। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और बाकी जो खनिज वगैरह होते हैं उनकी खुदाई के लिए भी जंगल को साफ़ किया जाता है। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के, ये ह्यूमन मेड कॉजेज़ हैं। ओके, ये मानव के बनाए कारण है। लेकिन कुछ डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना या भयानक सूखा पड़ जाना, इंसेक्ट्स और पेस्ट्स का अटैक, जैसे कि इस बीच में जो है लोकस्ट वगैरह का अटैक हुआ था ना, तो वो सब भी जो है पेड़ पौधों को बर्बाद करने में काफ़ी रोल प्ले कर सकते हैं, और ये जो है नेचुरल कॉजेज होंगे। इसके अलावा ओवरग्रेजिंग जो होता है, overgrazing by sheep, cattle, horses, etc. It is another cause of deforestation. ये भी डिफॉरेस्टेशन की एक वजह है। ओके, overgrazing not only destroys the grassland but it also the young trees of forest, क्योंकि overgrazing जो है वो सिर्फ घास के मैदान को ही ख़त्म नहीं करता है। ओके, ये जो है छोटे छोटे पेड़ों को भी जो है ख़त्म कर देता है ना। देखते नहीं, बकरी या गाय वगैरह जो है वो छोटे छोटे आम के, कटहल के पौधों को भी खा के चट कर जाती है ना, और नए नए पौधे अगर नहीं पैदा होंगे तो फिर पुराने पौधों के ख़त्म होने के बाद उनकी जगह कौन लेगा? नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से ओवरग्रेजिंग जो है वो भी डिफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूट करता है। आई मीन डिफॉरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस की अगर बात कर लो तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है सिर्फ बायोडाइवर्सिटी का लॉस ऐसे सीधा नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से, जैसे कि सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। ओके, जो टॉप सॉइल जो होता है उसके धीरे धीरे इरोजन की वजह से लैंड जो है वो डेजर्ट में बदल जाता है, जिसे कि डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो निकालते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम में। डिफॉरेस्टेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और ये जो है एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का नेचुरल बैलेंस है इसको डिस्टर्ब कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे ही बढ़ती है तो ये जो है ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफा करती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करता है, ये रेनफॉल को कम कर देता है, और इसके अलावा जो है ये सूखा और ग्लेशियर की मेल्टिंग भी कॉज करता है। डिफॉरेस्टेशन जो है ये सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, और इस वजह से बाढ़ वगैरह भी आ सकती है, क्योंकि पानी के बहाव को पेड़ वैसे रोकता है ना, लेकिन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पानी सीधा बहता जाएगा और उसकी वजह से जो है बाढ़ आ जाएगी। फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे स्पीसीज़ जो हैं एनिमल्स वगैरह के, उनका नेचुरल हैबिटेट भी हैं, और जब आप पेड़ को काटते हैं तो इन स्पीसीज़ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो डैमेज होता है। जैसे कि जायंट पैंडा वगैरह जो है वो वल्नरेबल है, ठीक है ना। पहले ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कैटेगरी में था, क्योंकि ये जो है सिर्फ बैम्बू शूट्स खा के ज़िंदा रहता है। अब पिछले कुछ डेकेड्स में जो है आधे जो बैम्बू फॉरेस्ट्स हैं जो कि पैंडा के नेचुरल हैबिटेट हैं वो जो है ख़त्म कर दिए गए हैं खेती के लिए और डेवलपमेंट के नाम पर, और यही वजह है कि बहुत कम ही पैंडाज जो हैं वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में बचे हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंचाने वाले में अगला जो फैक्टर आता है दैट इज़ ऑफ इलीगल हंटिंग, अवैध शिकार जो होता है। अब इसे मान लो कि टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, राइनोसोरस, व्हेल, सील और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो खतरे में हैं, बिकॉज दे आर हंटेड फॉर देयर स्किन, फर, टस्क्स, क्लॉज, मीट एंड अदर बॉडी पार्ट्स।
क्योंकि इनका जो है शिकार किया जाता है इनके खाल के लिए, फर के लिए, दांत के लिए, टस्क एलिफेंट का, राइट, इनके पंजे के लिए, मांस के लिए और दूसरे बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है। अब हंटिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो इलीगल है। द इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर कॉमर्शियल यूज इज कॉल्ड पोचिंग, ठीक है। हंटिंग वैसे इलीगल है और ख़ास करके जब आप एनिमल्स, जंगली जानवरों का जब आप शिकार करते हैं, अवैध शिकार करते हैं कॉमर्शियल यूजेज के लिए, तो इसे पोचिंग कहते हैं। अब जैसे कि चीता हो गए इंडिया की जंगल से, या फिर डोडो जो कि मॉरिशस का एक यूनिक बर्ड हुआ करता था, ये जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये जो है गायब हो गए हैं एक्सेसिव हंटिंग की वजह से। फिर पॉल्यूशन का भी रोल आता है इसमें। पॉल्यूशन जो होता है सॉइल का, एयर का और वाटर का, इट एक्चुअली एडवर्सली अफेक्ट्स मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पेस्टिसाइड्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एक्यूमुलेटिंग इन वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड पॉन्ड्स किल फिशेज एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। ओके, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो हम यूज करते हैं, दूसरे जो हार्मफुल केमिकल्स का यूज करते हैं, तो वो सब जाके कहाँ जमा होता है? वो सब जो है वाटर बॉडीज़ में ही जाके जमा होता है ना, झील में, तालाब में वगैरह वगैरह में। और फिर जो उन पानियों वहाँ उसमें जो रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कि मछली वगैरह या बाकी एक्वाटिक एनिमल, वो सब मारे जाते हैं बेचारे। ऑयल स्पिल जो हो जाता है कभी कभी ऑयल टैंकर्स से या इवन ऑयल रिग्स वगैरह से, तो ऑयल स्पिल इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थ्रेट टू मरीन ऑर्गेनिजम्स। ऑयल स्पिल जो है वो जो जलीय जीव हैं, प्लांट और एनिमल दोनों, उनके लिए वो खतरा पैदा करते हैं। फिर नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। तो लाइक नेचुरल डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, सुनामीज एंड हरिकेन्स। Okay, they have also contributed in the reduction of plant and animal species in many areas. इन्होंने भी जो है प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज के ह्रास में जो है कई जगहों पर योगदान किया है। वैसे मान लो कि अभी असम वगैरह में ही भयानक बाढ़ आई थी, तो असम है जो लाइक ग्रेट ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, लेकिन इन फ्लड में जो है बहुत सारे जो हैं ये स्पीसीज जो है, बहुत सारे जो एनिमल्स होंगे वो बेचारे मर गए होंगे। तो नेचुरल डिजास्टर ने यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी के लॉस में कंट्रीब्यूट किया। फिर एक्जॉटिक स्पीसीज़ मतलब ऐसे स्पीसीज़ जो कि वहाँ पर बिलोंग नहीं करते हैं, वो कहीं और से वहाँ पर आ गए हैं। ओके, ये कहलाते हैं एक्जॉटिक स्पीसीज़। एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू अ प्लेस ओरिजिनली एंड आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम एल्सवेयर आर कॉल्ड एक्जॉटिक। एनिमल्स और प्लांट्स जो कि ओरिजिनली किसी जगह पर बिलोंग नहीं करते हैं, बट कहीं और से वो आ गए हैं वहाँ पर, तो वो एक्जॉटिक कहलाते हैं। और जो एक्जॉटिक स्पीसीज़ का जो इंट्रोडक्शन होता है, इसने जो है कई नेटिव जो स्पीसीज़ हैं, कई जो मान लो लोकल प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीसीज़ हैं, उनका फूड छीन लिया है, उनकी जगह छीन ली है। ठीक है, वाटर हियासिंथ और यूकेलिप्टस, ये जो है एग्जाम्पल्स हैं एक्जॉटिक स्पीसीज़ के। वाटर हियासिंथ हमारे यहाँ से कोकबा कहते हैं ठेठी भाषा में, ठीक है ना। एक ग्रीन प्लांट होता है जो वाटर सरफेस के ऊपर तैरता रहता है, इसके वाइट काफ़ी सुंदर फ्लावर होते हैं, लेकिन ये फ्लावर्स जो हैं, ये प्लांट जो है खुद में काफ़ी खतरनाक है। वाटर हियासिंथ जो है बहुत तेज़ी में फैलता है और ये पूरे वाटर बॉडी को कवर कर सकता है, जैसे तालाब को, झील को वगैरह। और ये जो एक्जॉटिक वैरायटी है, ये जो है बहुत जो नेटिव एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो मान लो कि लोकल देसी पौधे हैं इंडिया के, उनको ये खतरे में डाल रहा है। So well, let us take a pause with this lesson today. You can just try these MCQs to test your understanding as well. और अगली बार हम लोग जो है फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। Until then, have fun. Bye bye.